6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल दिखाई देती हैं। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 तक आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस भी चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा कि ये कोई साधारण अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ पर आया था। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे के सायरन बंद कर दिए जाते हैं। इस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त तक आते आते जापान की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। जापान में खाने पीने की कमी हो चुकी थी, लोग भूख से मर रहे थे, दुकानों में राशन खत्म हो चुका था, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे थे। एक आम जापानी नागरिक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जापान की सड़कों पर अब कोई भी पर्सनल कार नहीं दिखती। सड़कों पर चारों तरफ बस पैदल चलते लोग और मिलिट्री व्हीकल ही दिखाई देते। 6 अगस्त 1945 की उस सुबह जब अमेरिका का वो लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान से वापस चला गया, तो जापानी सेना को लगा कि वो विमान युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। जापानी अधिकारियों का ये अनुमान सही भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। विमान जब वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये विमान भी पहले की तरह बस स्थिति का जायजा लेने आया होगा। पर उन्हें क्या पता था कि ये विमान उनकी मौत का फरमान लेकर आया था। जापान की तरफ बढ़ रहा ये विमान एनोला गे नाम का एक बम वर्षक विमान था। इस विमान को मेजर थॉमस फेरे भी उड़ा रहे थे। सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी न्यूक्लियर बम नाक के बल धरती पर गिरना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का अओई ब्रिज था, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि ये बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर गिरता है। इस बम को धरती पर पहुंचने में 43 सेकंड का समय लगता है। इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी और जब ये फटा तब तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आसमान में उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स स्विनी बताते हैं कि उस बम के फटते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो। ये विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ ही पल में कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद हर चीज धुआं बन गई। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। सिर्फ कुछ ही पलों में हिरोशिमा शहर की अधिकतर इमारतें धराशायी हो गई। उस वक्त देखने में ऐसा लग रहा था मानो हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया हो। सिर्फ कुछ सेकंड पहले जिस हिरोशिमा की आबादी 2.5 लाख थी, अब वो सिर्फ 1,60,000 ही बची। 80,000 लोग एक ही पल में राख बनकर रह गए। अमेरिकी लड़ाकू विमान एनोला गे के पायलट पॉल टिबेट्स बताते हैं कि ये धमाका इतना खतरनाक था कि विस्फोट होते ही विमान के आगे के केबिन में एक तेज रोशनी फैल गई। ये धमाका इतना तेज था कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में बैठे पायलट्स के दांतों में भी कंपकपी होने लगी। इसी विमान के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कैरन ने अपने कोडक कैमरे से उस भयावह मंजर की कई तस्वीरें ली, जिनमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के कारण आसमान में बैंगनी बादल बन गए थे और इन बादलों के बीच से मशरूम की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा सफेद धुएं का गुब्बार ऊपर की तरफ उठ रहा था। इस धुएं के गुब्बार को द डेथ मशरूम के नाम से जाना जाता है। इस मशरूम के नीचे वो 80,000 लोग थे जो कुछ समय पहले जिंदा थे। 14 साल के फुजियो तारिकोशी 6 अगस्त की उस समय धमाके वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। विस्फोट वाली जगह के इतना नजदीक होने के बावजूद भी फुजियो उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जो जिंदा बच गए। वो बताते हैं कि उस सुबह मैं अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था कि तभी हमें आसमान में जोर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। हम लोग दौड़कर बाहर आते हैं। पहले तो हमें लगा कि वो किसी प्लेन की गड़गड़ाहट होगी, लेकिन जब हमने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई प्लेन नहीं था। हमने देखा कि उत्तर पूर्व की तरफ से एक छोटी सी बॉल जमीन की तरफ आ रही है। ये बॉल जैसे जैसे नजदीक आ रही थी और ज्यादा स्पष्ट हो रही थी। कुछ ही देर में हमें पता चल गया कि ये एक बम था, लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका ही नहीं मिला। फुजियो आगे बताते हैं कि जैसे ही वो बम जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी के साथ इतना भयानक धमाका हुआ
कि पहले तो मैं अंधा हो गया और अचानक से मेरे पैरों के नीचे की जमीन इतनी जोर से हिली कि मानो धरती फट गई हो। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक गर्म हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तब मैंने महसूस किया कि मैं जमीन पर पड़ा था। मैंने जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक तरफ का हाथ तो मांस का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज राख हो चुकी थी और मुझे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया। लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी थी। उन्हें मेरी तरह अपने गले हुए हाथ को नहीं उठाना पड़ा। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये बातें बताते हुए फूजियो की आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना है कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से अच्छी थी क्योंकि उन्हें उस तबाही के बाद के भयानक मंजर को नहीं देखना पड़ा। फूजियो की तरह ही एक स्कूली छात्रा जिंको क्लाइन भी उस सुबह हिरोशिमा रेलवे स्टेशन पर खड़ी थी। क्लाइन बताती हैं कि मैं और मेरे कुछ दोस्त जब स्टेशन पर खड़े थे तब अचानक एक जोरदार विस्फोट होता है। मैं तुरंत बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखती हूँ कि मेरे आसपास कई सारे लोग मलबे के नीचे दबे हुए थे। वे लोग चीख पुकार कर रहे थे लेकिन वहाँ पर उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। मैं कुछ लोगों को बचाने की कोशिश भी करती हूँ लेकिन आग इतनी तेज थी कि मैं नाकाम रहती हूँ। इसके बाद मुझे अपने माता पिता की याद आती है। मैं तुरंत अपने घर की तरफ दौड़ती हूँ। रास्ते में मुझे कई मरे हुए लोग दिखाई देते हैं लेकिन उन लोगों के जख्म देखकर मेरी हालत इतनी खराब हो गई कि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाई। किसी का हाथ उसके शरीर से अलग होकर लटक रहा था तो किसी के मुंह की चमड़ी पूरी तरह गल चुकी थी। जैसे तैसे करके मैं जब घर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरी माँ बहुत ज्यादा घायल थी। मेरे पिता दूसरे शहर में रहते थे इसलिए उन्हें कुछ नहीं हुआ। इस हादसे के बाद हमने हॉस्पिटल जाने की कोशिश भी की लेकिन सभी हॉस्पिटल इतने ज्यादा भर चुके थे कि हमें इलाज के लिए कोई जगह नहीं मिली। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पूरे शरीर पर बैंगनी चकत्ते होने शुरू हो गए और मेरे सर के सारे बाल भी झड़ गए। उस हादसे में जिंदा बचे लगभग हर इंसान की हालत क्लाइन जैसी ही थी। हिरोशिमा की 1/3 आबादी को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारने के बाद भी अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन अमेरिका की सैन्य ताकत पर गर्व करते हुए बड़ी बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे विमानों ने दुश्मन पर एक बम गिराया है जिसके कारण दुश्मन देश में भारी तबाही हुई है। ये बम 20,000 टन का था और ये अब तक के सबसे शक्तिशाली बम से भी 2000 गुना ज्यादा विध्वंसक है। ब्रह्मांड की शक्ति वाले इस बम ने हमारी हथियारों की श्रृंखला में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। ट्रूमैन आगे कहते हैं कि हम इससे भी खतरनाक हथियार बनाने पर काम कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस बयान से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को इतने निर्दोष लोगों की जान जाने के बाद भी इस हमले का कोई अफसोस नहीं हुआ। हिरोशिमा में जब ये विस्फोट हुआ तब जापानी नौसेना का एक सैनिक भी वहाँ पर मौजूद था। वह सैनिक अपने दर्द को बयां करते हुए बताता है कि जब धमाका हुआ तब उसके साथ इतनी तेज रोशनी निकली कि मैं अंधा हो गया। इसके तुरंत बाद हवा की गर्म झोंके ने मुझे 1 मीटर तक ऊपर उठाया और फिर नीचे पटक दिया। मैं किसी तरह अपने घुटनों के बल खड़े होने की कोशिश भी कर रहा था कि तभी हवा का एक और झोंका आता है और मुझे एक बार फिर से नीचे पटक देता है। थोड़ी देर बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे शरीर के बाएं तरफ का हिस्सा पूरी तरह गल चुका था। थोड़ी दूरी पर मुझे एक पेड़ दिखा जो धमाके के कारण पूरी तरह सूख गया था। मेरा गला बिल्कुल सूखा हुआ था और मेरे शरीर में जान नहीं थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत एक साथ बटोरी और खड़े होने की कोशिश की लेकिन मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था। फिर मैं किसी तरह उस पेड़ के तने तक पहुंचा। मेरे सामने एक बच्चा पानी के लिए तड़प रहा था लेकिन मेरे पास पानी नहीं था। कुछ ही देर में उस बच्चे ने मेरे सामने ही तड़पते तड़पते अपना दम तोड़ दिया। इस धमाके के बाद जो लोग जिंदा बचे वे अपनी जान बचाने के लिए सड़क से इधर उधर भागने लगे। सड़क पर चल रहे लोग ऐसे लग रहे थे मानो मुर्दे जिंदा हो गए हो। इनके मुंह से झाग भरा खून निकल रहा था और इनके पूरे शरीर पर चमड़ी और मांस इस तरह लटक रहा था कि मानो इन्हें हल्का सा छूने पर भी इनका मांस हमारे हाथ में आ जाएगा। ये सभी तड़पते हुए लोग पानी के लिए चीख रहे थे पर इन्हें पानी भी नसीब नहीं हुआ। हालांकि इस विस्फोट के बाद सुबह के 11 बजे बरसात भी होती है लेकिन ये बरसात पानी की बरसात नहीं थी बल्कि ये विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए रेडियो एक्टिव पदार्थों की बरसात थी। इस बरसात में जो पानी बरस रहा था वो ग्रीस की तरह काला था। उस वक्त वहाँ पर मौजूद जो भी इंसान इस बरसात के संपर्क में आया उसे स्किन कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां हुई। कई आंकड़ों के मुताबिक उस वक्त विस्फोट के तुरंत बाद 80,000 लोगों की जान गई लेकिन विस्फोट के कारण जो प्रभाव उत्पन्न हुए उनके कारण 60,000 लोग और मारे गए। इसी धमाके में घायल हुए यामागुची बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तो उनके सामने कई सारे लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे। उन्हें लगा कि वे भी मारे जाएंगे लेकिन तभी 2 लड़के जो इस धमाके से सुरक्षित बच गए थे उनके पास आते हैं और उन्हें पास ही के एक क्लिनिक लेकर जाते हैं।
यामागुची बताते हैं कि जैसे ही वे क्लिनिक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि क्लिनिक के फर्श पर चारों तरफ जली हुई लाशें ही लाशें पड़ी थी। उस क्लिनिक के कुछ एक आध डॉक्टर जो सही सलामत थे वे लोगों की मरहम पट्टी कर रहे थे। वहाँ पर इलाज कर रहे कुछ लोगों का मुंह बुरी तरह जला हुआ था तो कुछ के हाथ पैर। लोगों के शरीर से सफेद सफेद रस्सी और खून निकल रहा था। लोग इतने भयानक तरीके से जख्मी थे कि उन्हें देखा भी नहीं जा सकता था। अमेरिका के हमले के सामने पूरे हिरोशिमा और जापान ने दम तोड़ दिया, लेकिन अमेरिका के नापाक मंसूबे अब भी पूरे नहीं हुए थे। इस हमले के ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त की सुबह अमेरिका एक बार फिर जापान के ही एक और शहर नागासाकी पर ऐसा ही एक और परमाणु हमला करता है। पहले ये हमला जापान के औद्योगिक शहर कुकुरा पर होने वाला था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण हमले की जगह को बदलकर कुकुरा की जगह नागासाकी कर दिया गया। घड़ी में जब सुबह के ठीक 11 बज रहे थे तभी अमेरिकी लड़ाकू विमान B-29 अपनी बेली से फेटमैन को रिलीज करता है। 4500 किलो वजन वाला ये बम हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल बॉय के बराबर ही ताकतवर था। 52 सेकंड तक हवा में गिरते रहने के बाद जमीन से 500 फीट की ऊंचाई पर यह बम फटता है। शहर से बाहर काम करने वाले कुछ मजदूर बताते हैं कि जब बम फटा तो पहले तो उन्हें कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि चारों तरफ लाशें ही लाशें थी। उनमें से कुछ बताते हैं कि हमने पहले कभी परमाणु बम के बारे में नहीं सुना था, इसलिए हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो लोग जिंदा बच गए उनके शरीर की चमड़ी गल रही थी। लोग मदद के लिए चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 1 किलोमीटर के दायरे में हर चीज या तो धुआं बन गई या राख बन गई। लगभग 74,000 लोग इस हमले में मारे गए और इतनी ही संख्या में लोग घायल भी हुए। हमले के बाद जिंदा बच्ची मिची हथोरी बताती हैं कि उस समय मैं 15 साल की थी। मैं अपने स्कूल की सबसे होनहार छात्रा तो नहीं थी, लेकिन सबसे आगे का ही छात्रा जरूर थी। इसलिए विस्फोट से पहले जब सिटी में खतरे का सायरन बजा तो हमारी टीचर ने हम सभी को पास ही में बने बंकर में जाकर छुपने को कहा। मेरे सभी साथी इस वार्निंग को हल्के में ले रहे थे, इसलिए वो सभी क्लासरूम से निकलकर स्कूल के मैदान में टहलने लगे, लेकिन मैं उस बंकर में जाकर छुप गई। कुछ ही देर में एक बहुत ही तेज आवाज के साथ एक भयानक विस्फोट होता है। मेरे जो दोस्त मेरे सामने बंकर के बाहर खड़े थे वे अचानक गायब हो गए। धमाके के कारण निकलने वाली रोशनी से मैं कुछ समय के लिए अंधी हो गई। अचानक बंकर में एक इतना तेज गर्म हवा का झोंका आया कि मैं एक जोरदार झटके के साथ दीवार से टकरा गई। कुछ ही देर बाद जब मेरी आंखें खुली और मैं बाहर निकली तो मेरे सामने मेरे दोस्तों की लाशें पड़ी थी। मैं उन्हें पहचान भी नहीं पा रही थी। उस वक्त तक लोगों ने परमाणु बम का नाम भी नहीं सुना था, इसलिए उन्हें लगा कि आसमान में सूरज फट गया। नागासाकी पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने एक बार फिर अपने देश को संबोधित किया। इस संबोधन में वो कहते हैं कि अगर जापान ने अब भी हार नहीं मानी तो वो और हमले करेंगे, जैसे जापान के हजारों आम नागरिक मारे जाएंगे। इसलिए जापान के लिए बेहतर यही है कि वो आत्मसमर्पण कर दे। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमले और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन ने भी जब जापान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो जापान ने हार मानकर 6 दिन के बाद आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। ये युद्ध भले ही उसी दिन समाप्त हो गया, लेकिन इसने हिरोशिमा और नागासाकी को इतने बड़े जख्म दिए कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।